प्यारे साथियों, धुरंधर 2 मूवी आपने जरूर देखी होगी। वहां एक नाम ने आपको जरूर चौंकाया होगा, बड़े साहब। साथियों, लास्ट तक आते आते आपको यह पता लग गया होगा कि ये बड़े साहब कौन था। तो इस वीडियो में मैं बड़े साहब की ही बात करने वाला हूं साथियों। कैसे एक लड़का जिसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं था, जिसके कोई सपने भी नहीं थे, कैसे पूरी दुनिया उससे डरने लगती है। पुलिस, नेता, दुश्मन, यहां तक कि उसके अपने भी उससे डरने लगते हैं। कैसे वो 5,000 गैंगस्टर का साम्राज्य खड़ा करता है। कैसे 1995 तक उसकी सालाना टर्नओवर 2,000 करोड़ रुपए बन जाता है। मैं बात कर रहा हूं दाऊद इब्राहिम की। मेरा नाम है विवेक चौधरी और आप देख रहे हैं कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल। साथियों, दाऊद इब्राहिम का जन्म 27 दिसंबर 1955 को रत्नागिरी में हुआ था। रत्नागिरी यानी महाराष्ट्र। इसके पिताजी भी मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल हुआ करते थे। इसका जब जन्म हुआ, जन्म के बाद से ही इसका पढ़ाई लिखाई में कोई मन नहीं था। लेकिन जहां ये रहता था, वहां आसपास जो माहौल था वो क्रिमिनल माहौल था। तो अब इसका जो मन था वो भी क्राइम की तरफ बढ़ जाता है। शुरुआत में साथियों ये चोरी चकारी, छीना झपटी जैसी वारदातों को अंजाम दिया करता था। यही चीजें इसकी चल रही थी। धीरे 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 उसकी एज बढ़ने लगती है। जब एज बढ़ने लगती है तो उसको ये आदतें और ज्यादा गंभीर लगने लगती हैं। यानी उसे चोरी चकारी ये चीजें और ज्यादा उसके दिन पे दिन बढ़ती रहती हैं। लेकिन जैसे ये 19 साल का होता है 1974 में, इसकी मुलाकात एक मशहूर स्मगलर से होती है जिसका नाम था डॉन अब्दुल करीम शेख खान पठान उर्फ करीम लाला। आप सबने जरूर सुना होगा। करीम लाला काफी बड़ा स्मगलर था, उस समय डॉन था मुंबई का एक तरीके से। ये उससे मुलाकात करता है। पहली नजर में ही दाऊद इब्राहिम उसे अच्छा लगने लगता है। वो कहता है कि यार दाऊद इब्राहिम, मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे गैंग को और बड़ा कर सकता है, क्योंकि इसके बात करने का तरीका, गैंगस्टर्स के साथ डील करने का तरीका थोड़ा अलग लेवल का है। तो शुरुआती में ये अपने गैंग में ज्वाइन कर लेता है इसको करीम लाला। करीम लाला इसे जब ज्वाइन कर लेता है तो इसे काम दिया जाता है जो स्मगलिंग का सामान हुआ करता था, एक जगह से दूसरे जगह तक ये सामान पहुंचाना। अब ये सब कुछ दाऊद इब्राहिम कर रहा था, सामान इधर से उधर लेकर के जाना। लेकिन दाऊद इब्राहिम का जो दिमाग था वो थोड़ा इन चीजों को लेकर के थोड़ा ज्यादा तेज हुआ करता था। तो ये क्या करता था, जैसे स्मगलिंग का सामान कहीं से लेकर के आ रहा है और दूसरी जगह देना है तो उसमें से चोरी कर लिया करता था। और इसी के साथ साथ इसने कुछ ऐसा सामान भी स्मगलिंग करना शुरू कर दिया जिसके बारे में करीम लाला तक खबर ही नहीं पहुंचती थी। यानी बीच में ही खुद कर दिया करता था। साथ ही साथ इसने एक और काम शुरू कर दिया कि जो छोटे छोटे स्मगलर थे उनसे वसूली करना शुरू कर दिया। उसने करीम लाला का नाम लेता और खुद वसूली कर लेता, यहां तक कि करीम लाला को कोई खबर नहीं हुआ करती थी। अच्छा, करीम लाला के साथ में उसके गैंग में उसके दो भांजे और थे। उन भांजों का नाम था, एक का नाम था आलमजेद, दूसरे का नाम था अमीरजादा। ये दोनों भी दाऊद इब्राहिम के साथ मिलकर के स्मगलिंग किया करते थे। एक बार की बात है जब करीम लाला का एक गोल्ड का कंसाइनमेंट आना था, यानी कि उसने सोने को स्मगलिंग करना करना था। तो एक कस्टम इंस्पेक्टर होता है, कस्टम ऑफिसर, ये उसके सामान को पकड़ लेता है। यानी कि उसके सामान को, या उसके जो सोने की स्मगलिंग का सामान लेकर के आ रहा था करीम लाला, उसको पकड़ लिया जाता है। जब पकड़ लेता है तो ये बातें करीम लाला तक पहुंचती हैं, तो उस समय कुछ नहीं कहता। लेकिन बाद में बदले में जो आलमजेब था, जो उसका भांजा था करीम लाला का, वो इस कस्टम इंस्पेक्टर को या कस्टम ऑफिसर को किडनैप कर लेता है। और किडनैप करने के बदले कहता है कि मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, अन्यथा मैं इसको मार दूंगा। यानी उसके कस्टम ऑफिसर के घर वालों से या सरकार से ही मांग रखते हैं ये। तो इसमें दाऊद इब्राहिम को वो पैसे रिकवर करने के लिए भेजा जाता है। यानी सब कुछ डील हो चुकी थी कि ठीक है, 2 लाख रुपए हम तुम्हें दे देंगे, आप हमारे ऑफिसर को कुछ मत करना, इसे वापस कर देना, हमें छोड़ देना। ये कहता है ठीक है, छोड़ दूंगा। तो अब दाऊद दाऊद इब्राहिम जाता है उन पैसों को लेने के लिए, उन पैसों की वसूली करने के लिए। 2 लाख रुपए वहां से मिलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उन पैसों को देख करके दाऊद इब्राहिम के मन में लालच आ जाता है, बेईमानी का मन हो जाता है उसका। तो वो पूरे 2 लाख रुपए नहीं देता है करीम लाला को, उसमें से कुछ कम कर लेता है और कहता है कि इस ऑफिसर ने इतने ही रुपए दिए हैं और उसको मैंने छोड़ दिया है। तो उस समय शुरुआत में लगता था कि हाँ, ये सही कह रहा होगा दाऊद इब्राहिम। लेकिन आगे चल करके कुछ ऐसी हरकतें दाऊद इब्राहिम की थी जिसमें
ये कहीं ना कहीं बेईमानी किया करता था। तो ये बात जो है पता लग जाती है करीम लाला को। करीम लाला क्या करता है, इसको अपने गैंग से निकाल देता है। न केवल निकाल देता है, बीच चौराहे पे इसमें पिटाई लगाता है और इसे बहुत मारता है। जैसे दाऊद इब्राहिम बहुत अपमानजनक फील करता है और दाऊद इब्राहिम गुस्सा होकर के वहां से चला जाता है। बाद में दाऊद इब्राहिम, जैसा कि मैंने आपको बताया, दिमाग इसका बहुत तेज था इन चीजों में, तो ये अपना गैंग खड़ा करता है, नाम रखता है दाऊद गैंग। धीरे 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 लड़कों को जोड़ना शुरू करता है। कुछ लड़के इसने पहले ही जोड़ लिए थे, फिर धीरे 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 लड़कों को जोड़ना शुरू करता है। अब एक तरफ था करीम लाला का गैंग, जिसमें आलमजेब और अमीरजादा ये दोनों थे, और इस गैंग का नाम था पठान गैंग। दूसरी ओर दाऊद इब्राहिम का दाऊद गैंग। तो अब इन दोनों गैंग में गैंगवार होना शुरू होता है। बहुत ज्यादा गैंगवार होता है, एक दूसरे के व्यक्तियों को मारना, एक दूसरे के लोगों को मारना, ये सारी चीजें चलती चलती रहती हैं आगे। लेकिन करीम लाला को पता था कि दाऊद इब्राहिम से दुश्मनी करना ठीक नहीं है। तो करीम लाला और हाजी मस्ताना, जो उस समय के अंडरवर्ल्ड के डॉन थे, बहुत बड़े डॉन थे, ये दोनों मिलकर के दाऊद इब्राहिम को समझाते हैं, और दूसरी ओर अपने भांजों को समझाता है करीम लाला कि भाई ये दुश्मनी मत करो, आप एक जगह मिलकर के काम करो तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन ना तो उसके भांजे मानते हैं, ना दाऊद इब्राहिम मानता है, दोनों में से कोई नहीं मानता है। तो ये दोनों ही वसूली करना शुरू कर देते हैं लगातार। लेकिन धीरे 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 दाऊद का जो गैंग था वो आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। बाकी जो गैंग थे वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। कमजोर पड़ने का भी कारण था, आगे चल के आपको पता लगेगा। तो अब हालांकि ये मुंबई में ही पूरा गैंग चल रहा था दाऊद इब्राहिम का। अब ये सोचता है कि इसको बढ़ाना चाहिए और मुंबई से निकल करके बाहर भी जाना चाहिए। तो ये ये गुजरात की तरफ मूव करता है। तो पहले अपने इस गैंग को स्टेबल करता है गुजरात में, फिर कर्नाटक की तरफ जाता है, फिर उसके आसपास क्षेत्रों में भी अपने पांव फैलाना शुरू कर देता है। दाऊद इब्राहिम के साथ यहां पर इसका बड़ा भाई था एक, जिसका नाम था साबिर इब्राहिम कासकर। ये भी इसके साथ इस गैंग को बढ़ाने में काम कर रहा था, और पूरा जो गैंग था इसको ये जो है नेटवर्क को फैलाने का काम कर रहे थे दोनों भाई मिलकर के। और भी इसके साथी थे गैंग में। धीरे धीरे जैसे ये कहानी आगे बढ़ती रहेगी, आपको इसके साथियों का नाम और दुश्मनों का नाम भी पता चलता रहेगा। साथियों, इसमें इसने शुरुआत में सब स्मगलिंग की, जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी सामान जो है स्मगलिंग करके यहां से वहां पहुंचाने का काम किया था। लेकिन जैसे जैसे इसका गैंग बढ़ता है, इसका क्राइम नेटवर्क भी बढ़ने लगता है, और इसने हफ्ता वसूली करना, ड्रग ट्रैफिकिंग करना, नकली करेंसी। नकली करेंसी तो हालांकि जब ये आईएसआई से जुड़ा था उसके बाद इसने शुरू की थी, लेकिन उससे पहले ये क्रिकेट मैच फिक्सिंग भी किया करता था, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग भी किया करता था। बाद में चल के ये टेररिस्ट कैसे बना ये भी मैं बताऊंगा। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग यानी कि ये पैसे लेकर के लोगों को मरवाया करता था, खुद नहीं, इसके जो कुछ गुर्गे थे, इसके कुछ गैंग के मेंबर थे, वो लोगों को मारा करते थे। इसके गैंग में बहुत बड़े बड़े शूटर भी थे। अब दाऊद का गैंग लगातार बढ़ रहा था। अब ये सोच रहा था कि मुझे ये गैंग भारत से बाहर भी लेकर के जाना है, क्योंकि बहुत बड़ी एक कहानी है, मैं आपको धीरे धीरे ये चीजें समझाऊंगा तो पता लगेगा। अब ये थोड़ा सा मूव करता है कि भाई अपने से यहाँ भारत से बाहर ऐसा कौन सा देश है जहां जाया जाए और इस नेटवर्क को बढ़ाया जाए। तो इसके लिंक दुबई के साथ जुड़ जाते हैं। दुबई में कुछ ऐसे ही क्रिमिनल थे, उनसे ये दोस्ती करता है, और धीरे 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 अपने काम को ये दुबई की तरफ लेकर के चला जाता है। वहां भी इसने अपने कुछ लोग बैठा दिए, और यहां ये जो गैंगस्टर चुना करता था, यानी कि जो लोग सेलेक्ट किया करता था, उनकी काबिलियत के हिसाब से ही उनको काम दिया करता था। जो काम करते थे ठीक है, और जो उसे अच्छे नहीं लगते थे ना, वो उन्हें बाहर निकाल दिया करता था गैंग से। यानी जो भी इसके गैंग में लोग काम कर रहे थे वो सारे इसके काम के लोग थे। धीरे धीरे अपने लोग इसने हर जगह बिठाने शुरू कर दिए, यहां तक कि दुबई में भी इसने अपने लोग बिठा दिए जाकर के, और गैंग तेजी से बढ़ने लगा। अब जब गैंग इतनी तेजी से बढ़ने लगा, रोज फिरौती लेना, लोगों को लूटना, इस तरह की जब हरकतें चलने लगी, तो ये एजेंसियों की नजरों में भी आने लगा। जो एजेंसीज थी, जो पुलिस थी वहां की, महाराष्ट्र की नजरों में ये आने लगा कि अब ये स्मगलिंग जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है, अब इसकी नकेल कसनी चाहिए। हालांकि ये जो एजेंसियां हैं, ये एजेंसी थोड़ी सी एक्टिव होती हैं, और एक्टिव होने पर इन ऐसे जो गैंगस्टर जो उस समय अंडरवर्ल्ड डॉन हुआ करते थे, उनको पकड़ना शुरू कर देती है। लेकिन दाऊद को इससे डर नहीं लगता।
बाकी जो स्मगलर थे, जैसे मैंने आपको एक नाम बताया था करीम लाला, ये पूरी की पूरी गैंग की जिम्मेदारी आलमजेब और आलमगीर को दे देता है, अपने भांजों को, खुद साइड हट जाता है। दूसरा एक और बहुत बड़ा गैंगस्टर था हाजी मस्ताना, ये भी पूरा ये धंधा छोड़ करके राजनीति में आ गया जाता है। एक यूसुफ पटेल था, ये भी बहुत बड़ा क्रिमिनल था, बहुत बड़ा गैंगस्टर था, ये भी वो काम छोड़ देता है और रियल एस्टेट में आगे बढ़ जाता है। अब गैंगस्टर तो कम हो रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ दाऊद को ये चीजें आसान लग रही थी। क्यों? उसके लिए आसानी हो रही थी, कॉम्पिटिटर उसके खत्म होते जा रहे थे, तो अब ये खुल करके काम कर रहा था। अब कोई इसका कॉम्पिटिटर नहीं, जितना भी पूरा काम चल रहा है वो इसी के अंडर चल रहा है। तो एक ऐसा समय आता है जब जब दाऊद गैंग और पठान गैंग में दुश्मनी बढ़ जाती है, क्योंकि एक ही गैंग बचा था वहां, पठान गैंग, जो इसके टक्कर का गैंग था, जो कि करीम लाला का जो भांजे थे दोनों, वो भांजे इसको चला रहे थे। अब इनमें दोनों में बहुत खतरनाक दुश्मनी हो जाती है, एक दूसरे के लोगों को मारना। पुलिस इन्हें पकड़ने की लाख कोशिश करती है, लेकिन ये फरार हो जाते हैं। हालांकि पकड़े भी जाते हैं तो इनके चेले चपाटे पकड़े जाते हैं, उनको जेल भेज दिया जाता है। फिर एक बार दाऊद इब्राहिम को भी पकड़ दिया जाता है। अब दाऊद इब्राहिम को पकड़ा गया, लेकिन 1977 में राजस्थान के एक जस्टिस थे, या राजस्थान में एक जस्टिस, इनका नाम था कृष्णा अय्यर, उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उन्होंने फैसला दिया बेल नॉट जेल, यानी अगर किसी के ऊपर ये पता नहीं चल पा रहा है, सबूत नहीं मिल पा रहे हैं, तो उसको जेल में मत रखो, तुरंत उसकी बेल करो। तो इससे जो है दाऊद इब्राहिम को काफी ज्यादा फायदा हुआ था। 1981 में दाऊद के खिलाफ पठान पठान गैंग ने जो है एक बड़ा अटैक किया। ये ऐलान कर दिया कि अब दाऊद इब्राहिम को तो मारेंगे ही, साथ के साथ उसके परिवार को भी खत्म कर देंगे। किसने कहा था? पठान गैंग ने, जो कि करीम लाला के जो भांजों ने, दोनों ने मिलकर के ये गैंग बनाया था। उन्होंने धमकी दी थी दाऊद इब्राहिम को कि अब तेरे परिवार की बारी है। और एक बार रात के समय पर दाऊद इब्राहिम अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहा था, उसके ऊपर जो है हमला हो जाता है। उसकी पूरी फैमिली, उसका भाई, उसके और भी साथ के कुछ लोग उसके साथ थे, हमला होता है। लेकिन दाऊद इब्राहिम रात में अंधेरे का फायदा उठा करके भाग जाता है। लेकिन इस हमले में दाऊद इब्राहिम का जो बड़ा भाई था, जो इसके गैंग को साथ चलाने में काम कर रहा था, नेटवर्क को बढ़ाने में काम कर रहा था, साबिर इब्राहिम कासगर, ये मारा जाता है। इसके बाद दाऊद इब्राहिम का फोकस केवल एक ही था, बदला लेना। अब यहां ये आलमजेब से और जैसा कि अमीर जादा, दो नाम बताए, इन दोनों को मारने के लिए पूरी जी जान लगाने की कोशिश करता, पूरी जी जान लगा देता। अब ये ट्रैक करना शुरू करता है इन दोनों को कि ये कहां हैं, कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब धीरे धीरे ये ट्रैकिंग चालू। आलमजेब को पता था कि भाई दाऊद कहीं ना कहीं मुझे मारने के लिए कोई ना कोई साजिश जरूर रच रहा होगा। अब आलमजेब कहता है कि मुंबई में रहना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल जरूर है। मुश्किल जरूर इसलिए है कि मुंबई में जो ज्यादा पावरफुल आदमी था वो दाऊद इब्राहिम था, मुकाबले पठान गैंग के। दाऊद गैंग ज्यादा मजबूत था, नेताओं से, मंत्रियों से, पुलिस वालों से ज्यादा जानकारी जो थी वो दाऊद इब्राहिम की थी। तो आलमजेब अब वहां से भागने की प्लानिंग बना लेता है। बोला अब मैं यहां से भागता हूं और गुजरात एंट्री करूंगा। तो वहां से भाग करके वो गुजरात में एंट्री कर लेता। गुजरात भागने का कारण था पठान गैंग का, कि गुजरात में जो इनका गैंग था पठान गैंग, ये ज्यादा स्टेबल था। यहां इनकी एजेंसियों से, पुलिस वालों से, नेताओं से ज्यादा अच्छी रेड पैट थी, तो इसलिए यहां से भाग जाते। दूसरी ओर दाऊद को पता लगता है कि भाई ये जो पठान गैंग के दोनों करीम लाला के जो भांजे हैं दोनों, ये गुजरात भाग गए हैं, लेकिन मुझे बदला लेना है। तो ये भी जो है गुजरात की तरफ चला जाता है दाऊद इब्राहिम। और वहां एक और गैंगस्टर था जिसका नाम था लल्लू जोगी। ये लल्लू जोगी से मुलाकात करता है। लल्लू जोगी से मिलकर के ये प्लानिंग बनाते हैं और ये कहते हैं कि हम पुलिस से मिलेंगे और पुलिस को कुछ पैसे वैसे देंगे, और यहां पर अमीरजादा और आलमगीर, इन दोनों को जो है वो शूट आउट करवाएंगे, इनको जो है मरवाएंगे पुलिस के द्वारा ही। लेकिन वहां जाकर के कहीं ना कहीं ये पुलिस जो है उल्टी पड़ जाती है दाऊद के ऊपर ही, क्योंकि वहां जैसा मैंने बताया कि पठान गैंग की जो बेस था वो ज्यादा मजबूत था गुजरात में। तो अब ये जैसे मैंने बताया आपको, जाकर के लल्लू जोगी से मुलाकात करता है, शरद शेट्टी से मुलाकात करता है, तो इनके साथ ही पुलिस इनको पकड़ लेती है 1983 में। तो 1983 में पहली बार इसको जो है वो गिरफ्तार किया जाता है।
और गिरफ्तार के बाद इसके पास से कुछ ऐसे इलीगल हथियार पाए जाते हैं, जिसके बाद इसे पुलिस उठा करके ले जाती है। लेकिन कुछ ही समय बाद, 6-7 महीने बाद, 8 महीने बाद इसकी जो है जमानत होती है और बेल पर बाहर आ जाता है। अब दाऊद प्लानिंग करता है कि भाई अब तो कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे इनको मारा जा सके। अब और ज्यादा चिढ़ गया था दाऊद इब्राहिम। तो दाऊद इब्राहिम ने एक शूटर जो है वो हायर किया। वो शूटर उसने मिलकर के हायर हायर किया था राजन नायर से। राजन नायर आपने नाम शायद नहीं सुना हो, लेकिन बड़ा राजन नाम आपने जरूर सुना होगा। छोटा राजन और बड़ा राजन। तो बड़ा राजन से जाकर के मिल जाता है। तो जब बड़ा राजन से जाकर के मिलता है, एक शूटर हायर करता है। शूटर जो है वो प्लानिंग करता है और कहता है उस शूटर से कि जाकर के जो है भाई, का नाम था डेविड परदेसी, बहुत मतलब कम उम्र का लड़का था। उसको हायर करता है अमीरजादा को मारने के लिए। कहता है भाई इसको मार दे, तू जितना पैसा मांगेगा तुझे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। तो एक बार अमीरजादा ऐसे कोर्ट में आया हुआ था, कोई हायरिंग वगैरह उसकी चल रही थी, तो उसके चलते आया हुआ था। तो ये जज के सामने ही अमीरजादा में गोली मार देता है। और जो शूटर था वो भी नहीं भाग पाता, क्योंकि कोर्ट में अंदर था, तो पुलिस उसे पकड़ लेती है शूटर को। जब शूटर को पकड़ती है तो पता लगता है कि इसके पीछे जो है वो, इस मर्डर के पीछे दाऊद इब्राहिम का हाथ है। दाऊद ने ये मर्डर करवाया है। तो इसके पास बहुत से केस चल रहे थे। हालांकि दाऊद इब्राहिम को एक 4 साल की कठोर सजा भी पहले एक मामले में दी जा चुकी थी। गार्डन बंदर रॉबरी केस था। उसमें करीब एक बिजनेसमैन को उसने धमकाया था, उससे 4-5 लाख रुपए छीन लिए थे। 4-5 लाख रुपए 1970 के दशक में बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। उसके चलते इसको 4 साल की सजा सुनाई गई थी। तो उसमें भी ये बरी चल रहा था, मतलब बरी क्या, उसको जमानत पे चल रहा था। तो इसके साथ साथ 5 और नए अपराध कर देता है। तो जांच एजेंसियां और पुलिस पूरे तरीके से इसके पीछे पड़ चुकी थी। हालांकि अब इसे भी पता था कि कहीं ना कहीं मैं पकड़ा जाऊंगा। जब इसे ये पता लग गया कि मैं पकड़ा जाऊंगा और मामला गंभीर चल रहा है, तो इसने क्या किया, जो भी ये काम कर रहा था, जैसे बिजनेसमैन और बिल्डर्स को अपहरण करना, और ज्यादा तेज कर दिया। वसूली करना, वसूली और भारी कर दी, और तेज तेज वसूली करना शुरू कर दिया। स्मगलिंग और ज्यादा तेज कर दी। और बाकी जो पैसे इसे मिलते, जो पैसे इसके बचते, वो फिल्म प्रोड्यूसर्स पर, फाइनेंस पर खर्च कर देता, प्रॉपर्टी पर खर्च कर देता। वकीलों को भारी रकम दिया करता था। वो कहता था वकीलों से कि मेरा केस लड़ो, और जो जितना मर्जी आप लोग पैसा लो, जितना मन करे उतना पैसा लो। दाऊद के खिलाफ कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया कुछ दिन के बाद। और नोटिस था कि जाओ और दाऊद को पकड़ो। ये पुलिस से कह दिया, एजेंसियों से कह दिया। अब दाऊद को पता लग गया कि भाई अब मैं जो जेल चला गया तो लंबे समय तक छूट नहीं पाऊंगा। तो अब दाऊद इब्राहिम अंडरग्राउंड हो जाता है। कुछ दिन के लिए छिप जाता है, बिल्कुल दिखाई नहीं देता कहां चला गया, अंडरग्राउंड। लेकिन 1984 के लास्ट तक आते आते ये दुबई भाग जाता है। इसको पता था कि अब यहां रुकना खतरे से खाली नहीं है। तो ये अपना बेस जो है दुबई बना लेता है। दुबई में रहता है शान और शौकत से। बहुत मौज मस्तियां वहां चल रही थी। बताया जाता है कि भारत के जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट थे, ये इससे मिलने जाया करते थे दुबई। इतना ही नहीं, जो बड़े बड़े स्टार्स बॉलीवुड के, बड़े नेता, बड़े बिजनेसमैन, ये सब इससे मिलने दुबई जाया करते थे। और दुबई में इन सब का ये मोस्ट वेलकम किया करता था। एकदम बहुत शानदार जो है मेहमानबाजी किया करता था। दाऊद इब्राहिम वहां जाकर के डी कंपनी के नेटवर्क को और लगातार बढ़ाता है। अब साथियों, जिस तरह से अ, मुंबई में रह करके भारत में ये गैंग चल रहा था, दुबई जाने के बाद ये गैंग और तेजी से चलने लगता है। यानी अब ये अपनी ब्रांचेस को भारत में भी बढ़ाना शुरू करता है। जैसे मुंबई से गुजरात, गुजरात राजस्थान, यूपी, बिहार, दिल्ली, हैदराबाद, हर जगह जो है वो अपना ब्रांच जो है आगे, यानी कि मैं कह सकता हूं लगातार अपनी नेटवर्क को बढ़ाना शुरू कर देता। अब दाऊद की जो पहुंच थी वो भारत के बड़े बड़े नेताओं तक भी हो। तो अब जब बड़े बड़े नेताओं तक हो गई तो इसको पकड़ पाना इतना आसान भी नहीं था। दाऊद ने अब क्या किया, दाऊद ने एक प्लानिंग की कि अब भारत में कुछ ऐसे भी अपराधी हैं जो हफ्ता वसूली कर रहे हैं मेरे अलावा, जो अलग गैंगों से जुड़े हुए हैं या उनके खुद के अपने गैंग हैं। तो अब इसने दिमाग लगाया, क्यों ना उन गैंगस्टरों को अपने गैंग में शामिल कर लूं, तो शायद मेरा गैंग और बड़ा हो जाए। तो अब इसने उन अपराधियों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करना शुरू कर दी। और धीरे 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 जो लगता उसे कि भाई यूपी का ये बड़ा बदमाश है, उसे अपने साथ मिला लिया, बिहार का ये बड़ा बदमाश है, उसे अपने साथ मिला लिया। और धीरे 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 जो है ये और ज्यादा पावरफुल होने लग गया। अब इसने सोचा कि मुंबई की बागडोर भी एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में दी जाए जिसके ऊपर मुझे खास तौर पे भरोसा हो।
तो इसने एक अपना दोस्त था एक, जिसका नाम मैंने बताया आप लोगों को, बड़ा राजन, उसको जो है वो सौंप, राजन नायक, उसे जो है मुंबई दे दी। अब मुंबई जब उसे दे दी तो धीरे-धीरे मुंबई में वो पावरफुल होने लग गया, बड़ा राजन। अब दाऊद को खतरा महसूस हुआ कि यार मैंने मुंबई तो इसको दे दी है, लेकिन ये अपना पावरफुल बनता जा रहा है और ऐसा ना हो कि आगे चल करके ये मेरे लिए ही नुकसानदायक साबित हो। तो अब कोशिश करता है कि इस बड़ा राजन को भी कहीं ना कहीं ठोको भाई। तो बड़ा राजन का एक बड़ा खास आदमी हुआ करता था, बाबू रेशम। ये उस बाबू रेशम को मरवा देता है दाऊद इब्राहिम, और नाम लगा देता है महेश ढोलकिया का। महेश ढोलकिया भी एक एक तरीके से उस समय का डॉन हुआ करता था वहां पे, उसका जो है नाम लगा देता। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये पता लगता है कि महेश ढोलकिया ने उसको नहीं मरवाया, बाद में पता लगता है कि भाई ये पूरा जो हाथ है ना, ये दाऊद इब्राहिम का ही है। झूठ सामने आ जाता है उसका। तो अब कहीं ना कहीं बड़ा राजन भी सोचता है यार ये क्या दोस्त है मेरा, ये तो दुश्मन है, मुझे मरवाने के लिए है। तो एक बड़ा राजन का ही एक दोस्त और हुआ करता था, अरुण गवली, आपने जरूर सुना होगा नाम, ये भी जो है गैंगस्टर था। तो ये कोशिश करता है इसके साथ मिलकर के, बोला महेश ढोलकिया को पहले मरवा देता है। महेश ढोलकिया को मरवाने के बाद जब इसे पता लग गया कि दाऊद इब्राहिम भी साथ मौजूद है, तो अब ये कोशिश करता है बदला लेने की। लेकिन बदला लेना दाऊद इब्राहिम से इतना आसान नहीं था, क्योंकि दाऊद इब्राहिम का नेटवर्क उस समय तक एकदम पीक पर था। दूसरी बात, वो मुंबई में नहीं था, दुबई में था, और दुबई में उसका बेस बहुत मजबूत था दाऊद इब्राहिम का। तो मारो, इसको मार पाना इतना आसान नहीं था। तो अब इसने बदला लेने के लिए कोशिश की कि क्या किया जाए। तो कुछ बिजनेसमैन, कुछ बड़े बड़े जो बिल्डर्स थे, ये मदद किया करते थे दाऊद इब्राहिम की, चाहे तो डर की वजह से कह लो, या ये उसके साथ मिले हुए थे ये कह लो। तो इस बड़े राजन ने क्या किया, उन बिल्डर्स को मारना शुरू कर दिया, उन बिजनेसमैन को मारना शुरू कर दिया जो उसको हेल्प किया करते थे। अब दाऊद इब्राहिम को लगा कि यार ये तो कहीं ना कहीं ज्यादा मुश्किल मामला पड़ गया, मैंने बड़ा राजन को मुंबई दी और इसने ही जो है गड़बड़ करना शुरू कर दिया। तो अब दाऊद इब्राहिम पुलिस से मिलता है, क्योंकि पुलिस उसके कहने पर चलती थी उस समय। बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारी भी उसके साथ मिले हुए थे, सबने, बहुत बड़े बड़े अधिकारी भी उससे मिले हुए थे। तो 1988 में जो बड़ा राजन है उसका पुलिस से मिलकर के उसका एनकाउंटर करवा दिया जाता। अब जो मुंबई की बागडोर थी, वो बड़ा राजन का एक दोस्त, जैसा मैंने बताया अरुण गवली, उसको दे दिया जाता है। अब अरुण गवली भी अपने दोस्त का बदला लेने के चक्कर में बोला अब दाऊद इब्राहिम को मैं मारूंगा। लेकिन दाऊद इब्राहिम को मारना इतना आसान नहीं, जैसा मैंने आपको बताया। तो अरुण गवली क्या करता है, दाऊद इब्राहिम का जो मैनेजर था, उसके मैनेजर को किडनैप कर लेता है, और दाऊद इब्राहिम के मैनेजर को किडनैप करने के बाद उसे मार देता है। अब दाऊद इब्राहिम भी गुस्से में एकदम। तो दाऊद इब्राहिम क्या करता है, जो अरुण गवली था उसका एक भाई था किशोर गवली, उसको मरवा देता है। और मुंबई की सड़कों पर खून खराबा बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। ये दोनों गैंग्स एक दूसरे के आदमियों को, लोगों को मरवाने का काम करते हैं, खुलेआम खुलेआम गोलियां चल रही थी मुंबई की सड़कों पर, यहां तक कि एक दूसरे के परिवार तक पहुंच गए। और ये पूरा का पूरा सिलसिला 1970 से शुरू हुआ था और 1995 तक चलता रहा लगातार। बताया जाता है कि 1995 में दाऊद इब्राहिम का जो सालाना टर्नओवर था वो 2000 करोड़ रुपए था। बाद में ये बढ़ा और बढ़कर के 2022-23 तक सालाना 6000 करोड़ इसका जो है बताया जाता है कि इसका जो टर्नओवर था 6000 करोड़ है। अब 1990 यानी कि 1990 के शुरुआती सालों में अगर दाऊद इब्राहिम की छवि को हम भारत के प्रति देखें तो वो एंटी इंडियंस नहीं था। यानी हम ये नहीं कह सकते कि वो भारत के खिलाफ काम करता था। देखिए ये चोरी चकारी, डॉन, ये सब काम कर रहा था, लेकिन ऐसा खुल करके भारत को गाली देना या भारत के प्रति कोई इसकी ऐसी मंशा नहीं थी। लेकिन जब इसे क्रिकेट देखते हुए देखा जाता था कि ये स्टेडियम में बैठा हुआ है शारजहां में और क्रिकेट मैच चल रहा है भारत का, तो ये भारत का तिरंगा हाथ में लेकर के बैठता था और उस तिरंगा को लहराया भी करता था। तो इससे ये पता लगता है कि भारत से तो ये इतना जो है वो एंटी इंडियन नहीं था। लेकिन कुछ दिनों बाद पता लगता है कि ये सब दिखावा है, ये कहीं ना कहीं दूसरी ओर आईएसआई से जुड़ा हुआ है। ये कैसे पता लगता है, 1992 में एक बाबरी मस्जिद मामला होता है,
जिसमें मैं आप लोगों को ये बाबरी मस्जिद को लेकर के एक स्टोरी अलग से बनाऊँगा, जब आपको ये पूरी कहानी बताऊँगा। लेकिन कुछ लोग जो है कुछ समुदाय के लोग जो हैं बाबरी मस्जिद के खिलाफ थे, कुछ लोग उसके साथ थे। तो इस तरह से चीज़ें चल रही थी। तो 1992 में क्या होता है कि बाबरी मस्जिद का जो ऊपर का हिस्सा था उसे तोड़ दिया जाता है। तो इसके बाद क्या करता है कि ये एक 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 स्पेशल समुदाय के साथ होकर के उसका मसीहा बनने की कोशिश करता है और कहता है कि भाई ये तो जो है अच्छा नहीं किया है। अब मैं जो है कुछ ऐसी गतिविधियाँ करूँगा जो कहीं न कहीं भारत के लिए बहुत मुश्किल होंगी। तो पाकिस्तान में जाकर के आईएसआई से लिंक इसके पहले से जुड़े हुए थे, लेकिन 1992 के बाद में सामने आते हैं खुल करके, जब ये 1993 में मुंबई ब्लास्ट होता है। 1993 में मुंबई ब्लास्ट कराया जाता है दाऊद के कहने पर। ये गुजरात के समुद्री रास्ते से आरडीएक्स आया था, मंगवाया गया था और मुंबई में एक उसका दोस्त, एक उसका गुर्गा हुआ करता था टाइगर मेमन, उसके साथ जो है मिलकर के ये मुंबई में धमाके करवाए गए 1993 में। और इन धमाकों में सैकड़ों लोग, बेगुनाह लोग मारे गए साथियों। इसके बाद दाऊद इब्राहिम का आतंकी चेहरा सामने आया कि दाऊद इब्राहिम केवल अब डॉन तक सीमित नहीं है। केवल ये जो है ऐसा नहीं कि ड्रग्स, सोने की स्मगलिंग ही करता है, ये एक तरीके से डॉन भी या आतंकी भी बन चुका था, क्योंकि आईएसआई से जुड़ चुका था। साथियों, इन धमाकों के बाद इसे लगता है कि अब दुबई में रहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि दुबई में तो ये नॉर्मली अपने गुर्गों के कहीं न कहीं सपोर्ट पे रहता था। कोई इसको सरकार की या कोई ऐसी जो है सपोर्ट नहीं थे। लेकिन अब इसे लगता है कि अब मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो ये यहाँ से भाग करके जो है पाकिस्तान चला जाता है। जब पाकिस्तान जाता है तो यहाँ इसका जो है मोस्टली इसका बहुत अच्छे से वेलकम किया जाता है आईएसआई के द्वारा। और आईएसआई इसका जो इस तरह से वेलकम करता है, इसको सिक्योरिटी देता है, तो इसको फायदा होता है कहीं न कहीं वहाँ जाकर के। बाकी 1999 तक, 1999 तक ये खबरें आती रहीं कि ये मर्डर करवाता है, किडनैपिंग करवाता है, इनके सबके ऑर्डर देता है और अलग-अलग बिज़नेसमैन्स को टारगेट करता है, ये खबरें आती रहती हैं। 1999 में ही पता लगता है कि भारत की टेलीकॉम एक डिपार्टमेंट है, वो इसको इलीगल कम्युनिकेशन सुविधा दे रही है। यानी इसके साथ ऐसे कनेक्शन बना रखे थे कि जब ये किसी के भी पास कॉल करता था तो इसकी लोकेशन नहीं आया करती थी। ये भारत की कुछ टेलीकॉम डिपार्टमेंट कंपनियां इसके साथ मिली हुई थी, मोटा पैसा ले रही थी और इसके लिए ये काम कर रही थी। इससे लाभ ये हो रहा था दाऊद इब्राहिम को कि जब ये फिरौती के लिए फोन किया करता था या हत्या के लिए या किडनैपिंग के लिए फोन किया करता था, तो इसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि ये बैठकर तो पाकिस्तान में कर रहा है कॉल, पता लग रहा है कि दिल्ली बैठ के कर रहा है, मुंबई बैठ के कर रहा है, तो लोकेशन नहीं आया करती थी। तो इनको पकड़ पाना इतना आसान नहीं था। बाद में जाकर के सीबीआई ने ये जानकारी जुटाई और पता लगा कि इस तरह से चीजें चल रही हैं, तब जाकर के जो है कार्रवाई हुई इसके ऊपर। फिर इसके बाद में आप जानते हैं 26/11 में एक हमला हुआ था ताज होटल के ऊपर। लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने ये हमला किया था। तो उन आतंकवादियों को जो लैंडिंग रूट बताया था, स्थानीय खुफिया जानकारी प्रदान कराई गई थी, बताया जाता है वो इस दाऊद इब्राहिम के द्वारा ही करवाई गई थी। इसके बाद में इसने फेक करेंसी भारत भेजना शुरू कर दिया। भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको कमजोर करने के लिए नेपाल, बांग्लादेश के रास्ते नकली भारतीय मुद्रा तस्करी करता था। इसकी वजह से जो इसका जो नेटवर्क था और तेजी से बढ़ रहा था। सबसे ज्यादा जो प्राथमिकता इसने दी वो नकली करेंसी भारत भेजने में दी और टारगेट किलिंग करना। इतना ही नहीं, जो आतंकवादी थे उनको फंडिंग करना इसने शुरू कर दिया। जितने भी आतंकवादी हैं, क्योंकि आईएसआई के साथ मिलकर के, आईएसआई भी यही काम करती है, तो आईएसआई के साथ मिलकर के इसने आतंकवादियों को जो है फंडिंग करना शुरू कर दिया। इसके बाद जो पैसा बचता उसे शिपिंग कंपनियों में लगा देता, फूड प्रोसेसिंग में, गारमेंट्स एक्सपोर्ट में, होटल्स में, रियल एस्टेट्स में, कंस्ट्रक्शंस में, ये सब पैसा इसने इसमें लगाया। बाकी इसकी जो आज अगर बात करें पूरी दुनिया में जो ऑफिसेज हैं वो पाकिस्तान, दुबई, लंदन, स्विट्जरलैंड, इन देशों में इसका जो बड़ा नेटवर्क है डी कंपनी का, ये फैला हुआ है। बाकी ये जो काम है अभी यही शिपिंग वगैरह का जो मैंने बताया, फूड प्रोसेसिंग का, यही करते हैं। लेकिन जो इनके पीछे जो छिप करके ये इनका ओरिजिनल काम है वो यही है, आतंकवाद फैलाना। बाकी दिसंबर 2023 में एक खबर आती है कि दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया है और अस्पताल में भर्ती है या मर चुका है, जैसा कि धुरंधर 2 मूवी के अंदर दिखाया गया है। उसमें भी दिखाया गया है कि डीआरडीओ के द्वारा एक बैंडेड जो है वो बनाई जाती है और उस बैंडेड को जब किसी से टच किया जाता है तो धीरे-धीरे कुछ ऐसे पार्टिकल्स अंदर जाते हैं जो किडनी को फेल करते हैं। लगता है जैसे जहर दे दिया गया है, धीरे-धीरे जो ऑर्गन्स हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। उस मूवी में जैसा दिखाया गया है।
मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल सच है, लेकिन ये खबरें आई थी 2023 में कि उसको ज़हर दे दिया गया है और उसकी हो सकता है कि वो मर भी गया हो, ऐसी भी खबरें आई। लेकिन भारत सरकार के अनुसार दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के कराची में रहता है, ऐसा बताया जाता है और आईएसआई ने इसे बड़ी कड़ी सुरक्षा दे रखी है। बाकी एनआईए ने इसके ऊपर 25 लाख रुपए का इनाम भी रखा हुआ है, जो कोई बताएगा तो मेरे भाई अगर आप में से किसी को पता हो, है ना, तो कमेंट कर देना आप नीचे कि यहाँ है और चलना उसे ढूंढवाने के लिए। 25 लाख रुपए क्या पता एनआईए आपको ही दे दे। तो अभी इसकी जो हालिया स्थिति है मेरे भाई, जिंदा है या मर गया है, इसकी कोई जो है वो ऑफिशियली खबर तो नहीं है। ना ही मैं ये कह सकता कि भैया मर गया या जिंदा है, कोई ऑफिशियली जो है खबर नहीं है। अगर मैं बात करूं मेरे भाई, अगर ये जिंदा भी होगा तो बिल्कुल बूढ़ा हो गया होगा। 26 दिसंबर 1955 में इसका जन्म हुआ था, तो करीब इसकी जो उम्र है वो 70 साल के आसपास होगी। लेकिन अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान मना करता है कि यहाँ नहीं रहता। हालांकि पाकिस्तान तो क्यों ही हाँ कहेगा। आप लोग जानते हैं कि जब अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारा था, तो उस समय पाकिस्तान मना करता था कि हमारे यहाँ तो नहीं है ओसामा बिन लादेन, वो मारा गया पाकिस्तान में। तो 100% ये तो श्योरिटी के साथ हमें पता है कि दाऊद इब्राहिम कहाँ छिपा हुआ है, पाकिस्तान के कराची शहर में है और पूरे तरीके से आईएसआई का हाथ है इसके ऊपर, सिक्योरिटी है। अन्यथा अब से पहले तो इसका खात्मा कर दिया होता, और अगर कर भी दिया है, हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी जो खुफिया एजेंसी है रॉ, वो भी जबरदस्त तरीके से काम कर रही है। हो सकता है कि उसका अब तक राम नाम सत्य कर दिया हो। तो मेरे भाई आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि दाऊद की हालिया स्थिति क्या हो सकती है आपके नजरिए से। बाकी आज की ये पूरी कहानी थी। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए आप कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और मेरे भाई एक वीडियो मैंने आपकी परसों बनाई थी जिसपे आप लोगों ने भर भर के प्यार दिया, और मैंने देखा कि मुझे यूट्यूब पर काम करते हुए करीब 7 साल हो गए हैं। इन 7 सालों के अंदर जितना प्यार मुझे उस वीडियो पर मिला कमेंट्स के माध्यम से, वो इतना प्यार एक साथ मुझे आज तक नहीं देखने को मिला। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मेरे भाई। और आपसे इसी तरह का सपोर्ट मैं कोशिश करता हूँ मिलता रहे। और आपसे बस इतना कहूँगा कि जो मेरी कहानियों की वीडियो होती हैं इनको ज़रूर शेयर किया करो, और आपके कहने पर मैं आगे भी इस तरह की कहानियाँ, जो अनसुनी कहानियाँ होंगी, बहुत मेहनत के साथ तैयार होती हैं, मैं ज़रूर सुनाऊंगा आपको। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी लाइक करना, और आगे आप किसकी कहानी सुनना चाहते हैं। कल एक अंकित ने कमेंट किया था, वो जसविंदर की कहानी सुनना चाह रहे थे, जो धुरंधर 2 मूवी के अंदर जस्सी का जो रोल निभाया है, यानी जो रणवीर सिंह ने रोल निभाया है, वो सुनना चाह रहे थे उनकी रियल स्टोरी। तो मैं जल्दी वो कहानी आपको सुनाऊंगा अंकित। बाकी आप लोग भी सब कमेंट करना, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।